देखिए, ये केमिस्ट्री का सेकेंड एंड लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है तत्व का आवर्ती वर्गीकरण, यानी तत्वों का बंटवारा। उनका बंटवारा कैसे होगा? तो शुरू में बहुत कम तत्व थे, ठीक है, तो उनको याद करना बहुत, उनके नाम को और उनके गुण को याद करना बहुत आसान था। लेकिन जब धीरे धीरे तत्व की संख्या बढ़ी तब समस्या उत्पन्न होने लगी। वहीं लिखता है कि अध्ययन करने में कोई कठिनाई नहीं थी जब तत्वों की संख्या बहुत कम थी, किंतु जब वह एक एक करके बहुत से तत्वों का आविष्कार हुआ तो उनके गुण का अध्ययन अलग अलग करने में कठिनाइयां महसूस होने लगी। अब बहुत सारा तत्व आ गया तो भाई परेशानी तो होगा ना, कि बहुत सारा सबका गुण, सबका नाम, सबका नेचर याद रखने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब कह रहा है अब तक लगभग 111 तत्वों का आविष्कार हो चुका है। 111 नहीं, 118 से आगे है। 118 से भी अधिक तत्वों का आविष्कार, अभी ये बुक बहुत पहले छपी है इसीलिए इसमें 11 लिखा है। समझ में आ रहा है? आज के डेट में 118 से भी ऊपर है, 118 नहीं उससे भी ऊपर, ये याद रखना चुका। अतः तत्कालीन वैज्ञानिक ने समान गुण वाले तत्वों को समूह में बांटने का प्रयास प्रारंभ में कर दिया। जब बहुत सारे तत्व आ गए तो जो साइंटिस्ट थे, जो भी इसके केमिस्ट्री के जो जानकार आदमी थे, उन्होंने कहा कि जिसका गुण एक समान एक जैसा होगा ना उसको एक कैटेगरी में रखेंगे। नहीं यार समझ में? तो प्रारंभ कर दिया ताकि किसी विशेष समूह में किसी एक तत्व के गुण का अध्ययन करके उस समूह के अन्य तत्वों के गुण का पूर्वानुमान किया जा सके। मतलब एक क्राइटेरिया बनाएंगे, समझ, एक क्लास, अगर एक जैसा गुण होगा तो उसी में लाके धरेंगे उसको, ठीक है। एक गुणा के बारे में जान लेंगे और तो इससे पता चल जाएगा उस क्लास में जितने भी हैं सारे का गुण वैसा ही है। नहीं है समझ में? अब एलकेजी का बच्चा है वो, तो जो उस लायक है उसको एलकेजी में डालेंगे, और एक एलकेजी के एक लेवल होगा। अगर उसको एलकेजी के एक बच्चे के बारे में जानकारी हो जाए कि हाँ इसको इतना इतना पता है, तो मतलब इसमें सारे बैठने वाले बच्चे लगभग उसी के रेंज में इन लोगों की जानकारी होगी। समझ में आ रहा है? तो एक जैसा कैटेगरी बना दिया गया, जो जिस कैटेगरी में मिलता था उसको उसी कैटेगरी में रखा जाने लगा। और उसमें से एक गुणा के बारे में आप जानकारी अध्ययन कर लीजिए तो उसमें जितने सारे हैं सबके बारे में जानकारी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अतः उस क्षेत्र में हुए विभिन्न प्रयासों का मूल्यांकन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उचित होगा। अब तत्वों के वर्गीकरण से लाभ, यानी क्या फायदा है तत्वों का वर्गीकरण से? तत्वों के वर्गीकरण से लाभ, तत्वों के वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। क्या होता है जी? इनमें तत्वों के गुण का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है, यानी एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे ढंग से उस क्लास में रख के हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सभी तत्वों के गुण का अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्लास बना दिए हैं 5-7 को, मान लीजिए क्लास बना दिए, जो जिस क्लास का उस क्लास में रख देंगे, आता जाएगा, देखेंगे। जिसे साइज होता है, कपड़े का साइज होता है, तो कपड़े का साइज थाक नहीं लगाते हैं जी, है 30 के जो 30 के साइज हो 30 के रख दे, जो 32 को 32, जो 35 हो 35, जो 36 हो 36, उसके उसमें से एक के निकालेंगे, आगे देखेंगे 30 है, यानी इसमें जितने सारे हैं सबका साइज 30 है। समझ में आया? उसी तरह क्लास बना दीजिएगा, जो जिसमें मिलता था उसका देख के जो गुण है उस क्लास में रख दिया जाता था, उसके बारे में एगो का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में सबको बारी बारी से, अब साइज छांट कर रखे तो सबको चेक करेंगे, 30 है भाई, छांट के तो पहले ही रखे हैं, तो एक बार देख लेंगे इस साइज में किसका है, एक कौन सा है, 30 है, तब समझ में आएगा इसमें सारे 30 होंगे, इसमें 32, तो इस क्लास में सारे, बस सबको बारी बारी से देखना पड़ेगा। नहीं, क्लास बनाने से ये फायदा है, आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी समूह के एक विशिष्ट तत्व की जानकारी हो जाने पर, मतलब उसमें से किसी एक के बारे में पूरा ठीक से जानकारी कर लीजिए, तो मानिए कि उसमें जितने सारे तत्व है सबके बारे में आपको जानकारी हो गई। अन्य तत्वों के गुण का अनुमान लगाया जा सकता है। उस कैटेगरी में जितने सारे तत्व होंगे उन सबका गुण का अनुमान आप लगा सकते हैं। किसी समूह के तत्वों के गुण में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को भी समझना आसान हो जाता है। मतलब ई है तो इससे अगले वाला कैटेगरी है वो कितना चेंज हुआ है। जैसे मान लो साइज 30 है, 30 से 32, 32 से 34, 2 बढ़ रहा है, तो एक जो तत्वों के अंदर एक जो परिवर्तन होगा, एक जो चेंज हो जाएगा, उसको अगर क्लास बना कर रखते हैं तो समझना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे धातु, धीरे धीरे अधातु बढ़ते जा रहा है, उसका
संख्या तो धीरे धीरे अधातु की तरफ बढ़ते, उसका अधातु की तरफ गुण जाता चले, मैंने अधातु के गुण से मिलता जा रहा है। समझ में आ रहा है? इससे विभिन्न समूह तत्वों का प्रारंभिक संबंध जानकारी प्राप्त की जा सकती है और पुराना जानकारी भी इसके बारे में इकट्ठा किया जा सकता है। क्या तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, शुरू में जब तत्वों का बंटवारा हुआ तो किस तरह से बंटवारा हुआ? पहले तत्वों को बांटा गया किसमें? धातु और अधातु में। किसमें बांटा गया? धातु और अधातु में बांटा गया। तब तो थोड़ी सी संख्या बढ़ी तो उनको कहा कि धातु और अधातु में बांट देते हैं, इससे काम फरिया जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी पहले ये समझिए, सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में लभाजे को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है, रसायन शास्त्र का फादर कहा जाता है। किसको? लभाजे को। लभाजे ने तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में किया। तो पूछेगा धातु और अधातु में वर्गीकरण किसने किया? सबसे पहले लभाजे ने किया, ये याद रखिएगा। तो यह है लभाजे नाम। उसके अनुसार कुछ गुण सभी धातुओं के समान रूप में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो धातु होंगे ना, जितने भी सारे धातु होंगे उस सबका गुण लगभग आपस में एक जैसा होता है। जितने धातु होते हैं उन सब धातु का गुण आपस में लगभग एक जैसा होता है, और जितने अधातु हैं उन सभी का गुण आपस में लगभग एक जैसा होता है। उदाहरण के लिए कुछ भले धातुएं चमकीली होती है तो सब धातु चमकीला होता है। लोहा भी, चांदी भी, सोना भी, कॉपर भी, सोडियम भी, सब क्या होता है जी? आयोडीन भी। ये सब धातु है तो चमकीला होगा। नहीं, आयोडीन अधातु है। क्या है जी? आयोडीन अधातु है, इतना याद रखना। तो धातु क्या होती है जी? चमकीली होती है। धातु आघातवर्धनीय है। आघातवर्धनीय मतलब उसको पीट कर चादर बना सकते हैं। क्या करते हैं? धातु अधातु चैप्टर में पढ़ाए हैं। क्या आघातवर्धनीय क्या होता है? तन्य क्या होता है? समझ में आ रहा है? तन्य मतलब खींच के तार, आघातवर्धनीय मतलब पीट कर चादर। सबसे ज्यादा पतला चादर किसका बनाया जा सकता है? सोना का। और सबसे बढ़िया विद्युत का सुचालक कौन है? चांदी। याद रखना, सोना नहीं, चांदी। तथा तन्य होती हैं। तन्य मतलब उनको धातु को खींच के आप क्या कर सकते हैं? शीशा को खींचिएगा, तार बनेगा, पीटिएगा, चादर बनेगा, टूट जाएगा। ये उष्मा और विद्युत का क्या होती है जी? उष्मा और विद्युत का सुचालक होती है, यानी अपने से उष्मा और विद्युत का प्रभावित करती है, अपने से होकर जाने देती है। अब देखिए, तथा इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं जी? पढ़ाए हैं पीछे चैप्टर में। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड भास्मिक। भास्मिक कहिए या क्षारीय कहिए। इसी प्रकार अधातु में भी कुछ गुण सामान्य पाए जाते हैं। अधातु, जितने भी अधातु होंगे उनके आपस में गुण क्या होंगे जी? एक समान होंगे। उदाहरण के लिए अधातु देखने में उदास होती है। उदास का मतलब मटमैला। मटमैला समझता है सब लोग? चमकीली नहीं होगी। जैसे लकड़ी चमकीली है जी, समझ में आ रहा है? तो जितने भी अधातु होंगे वो क्या होते हैं? डल होते हैं। डल मतलब उन पर मटमैला होते हैं, उनमें चमक नहीं होती है। नहीं है समझे? तो जिसमें चमक नहीं होती उसको क्या कहते हैं? उदास। समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे हंसता आदमी के चेहरे पर चमक होती है और उदास आदमी के चेहरे पर चमक होती है? नहीं है। तो चमक नहीं होती इसलिए कहते हैं उदास क्या बैठल है। चमक होगी तो कहेंगे खुश है। समझ में आ रहा है ना? तथा इनमें आघातवर्धनीय तथा तन्यता नहीं होती है। मतलब अधातु को आप पीट के चादर नहीं बना सकते और खींच के तार नहीं बना सकते हैं। ये उष्मा और विद्युत का क्या होती है जी? कुचालक होती है। सुचालक नहीं, कुचालक। तथा इनके ऑक्साइड क्या होता है जी? अम्लीय होते हैं। ये सारी बातें हमने पहले धातु और अधातु चैप्टर में भी पढ़ी है और यहाँ भी हम पढ़ लेते, रिवीजन हो गया। अब देखिए दोष, इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया, जो क्लास बनाया धातु और अधातु, तो कुछ तत्वों को धातु में रख दिया और कुछ तत्वों को अधातु। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हुए जिनका आधा गुण धातु से मिल रहा था और आधा गुण अधातु से।
अब समस्या होगा कि इनको कहाँ रखा जाए, नहीं समझे। आधा गुण धातु की तरह, आधा गुण अधातु की तरह। वर्गीकरण की प्रणाली निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं हो सकी। क्या क्या कारण था, मतलब दोष का मतलब क्या गलती थी। ऐसा वर्गीकरण इतना साधारण है कि इसके आधार पर तत्वों के गुण की समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता। जितने भी सारे गुण हैं पूरा बढ़िया टोटल गुण इस आधार पे वेरीफाई नहीं होता है, पता नहीं लगता है। एकदम साधारण क्राइटेरिया था कि चमक है, तन्यता है, आघातवदनीय है, अब विद्युत और उष्मा का सुचालक है तो धातु। यानी बहुत साधारण, असाधारण हो गया, नहीं समझे, भले बहुत साधारण हो गया। यह बहुत सी धातुओं के बीच भी विभिन्नता की व्याख्या नहीं कर पाता, यानी धातु से अलग क्यों है। अगर सोडियम मैग्नीशियम एक दूसरे से धातु है लेकिन फिर भी अलग है तो अलग क्यों है, इस कारण का भी जवाब उसने नहीं दिया। इसी प्रकार बहुत सी धातुओं के बीच विभिन्नताएं समझाने में भी सक्षम, अधातु में भी जो अंतर है उसको भी नहीं समझा पाया, धातु में जो अंतर था उसको भी इस थ्योरी, इस क्लास के माध्यम से, क्राइटेरिया के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता था। उदाहरण के लिए सोडियम और प्लेटिनियम दोनों धातु हैं, किंतु सोडियम अति क्रियाशील होता है। अभी पढ़ा सोडियम पढ़ा ना जी, इतना रिएक्टिव होता है, इसको हवा में छोड़ दीजिएगा खुद रिएक्शन कर जाएगा। आप कपड़ा में लपेट के कहीं रख दीजिए, अगर वहां हवा लगा तो कपड़ा में आग पकड़ लेगा, क्योंकि सोडियम जो होता है हवा या पानी के संपर्क में आने पर क्या कर लेता है जी, आग पकड़ता है। उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है और ये एक ऐसा धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। एक सोडियम ही नहीं, ठीक है, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरा क्लासे है जिसको पानी में रखिएगा तो आग लग जाएगा। ये वो खाली सोडियम ऐसा नहीं है कि सोडियम को रखेंगे तभी आग लगेगा, नहीं। आप लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये पूरा क्लास है। इसको जब भी इसमें से किसी को जब पानी के साथ रिएक्शन कराइएगा आग पकड़ेगा, ब्लास्ट करेगा, फटेगा, विस्फोट करेगा। आ रहा समझ में। तो सोडियम बहुत क्रियाशील होता है जबकि धातु है, और प्लेटिनियम धातु होने के बाद बहुत कम क्रियाशील होता है, जिसको अक्रिय धातु कहते हैं। पढ़ा है ना, अक्रिय धातु सोना और चांदी, प्लेटिनियम, ये जल्दी किसी से अक्रिया नहीं, इसीलिए ये ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, जल्दी खराब। सोना या चांदी देखना जल्दी खराब होता है नहीं, बहुत जन्मों जन्मों तक चलता है। लेकिन वही लोहा खराब, जितना दिन एक साथ एक लोहा खरीदिए और एक सोना खरीदिए, दोनों को रखिए कहाँ आप, मान लीजिए बाहर मौसम के, जाड़े के मौसम में छत पर रख दीजिए या बाहर रखिए, दोनों में कौन जल्दी खराब होगा, लोहा। लोहा ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए खराब होगा, और सोना कम रिएक्टिव है इसीलिए जल्दी खराब नहीं होगा। जबकि प्लेटिनियम एक अक्रिय धातु है, बताया था ना। सोना, चांदी और प्लेटिनियम ये सब किसमें आते हैं, अक्रिय धातु। किसमें, एक होता है अक्रिय गैस और एक होता है अक्रिय धातु। तो सोना, चांदी या प्लेटिनियम ये अक्रिय धातु में आता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनन, रेडन ये अक्रिय गैस में आते हैं। इसको इनर्ट गैस भी कहते हैं, नोबल भी गैस कहते हैं, शून्य गैस भी कहते हैं। इसी प्रकार ग्रेफाइट और सल्फर दोनों अधातु है। ग्रेफाइट और सल्फर क्या है जी, दोनों अधातु है। लेकिन इस बात की कोई प्रमाण नहीं है कि ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी विद्युत का सुचालक होता है और सल्फर नहीं होता है। इस कारण का जवाब भी धातु और अधातु क्लास के बंटवारा से नहीं मिल पाया जो लाभाजे ने किया था। समझ में आ रहा है। तो इन सभी कारणों से उसकी जो थ्योरी हो गई क्या हो गई, फेल हो गई। नहीं समझे भैया, आप जो कोई भी सूत्र दीजिएगा उस पर सारा चीज संभव, जो भी मैथ बनाया है, एक मैथ का दूसरे आंसर आ जाए, एक मैथ का दूसरा आ जाए, तब सही है सूत्र। जो भी क्लास बनाइएगा उसमें सबको जगह मिलना चाहिए, बढ़िया से सब चीज समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ ये चीज ना होता, कोई बनाते हैं तो हाँ ये ठीक है, हाँ सब कुछ हो रहा है इसमें। जब धातु और अधातु वाला क्राइटेरिया फेल कर गया तो अब लाया गया किसको, संयोजकता के आधार पर वैलेंसी। पढ़ाए हम आप लोग को वैलेंसी, बहुत बढ़िया से पढ़ाए वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी के आधार पर बंटवारा हुआ। क्या कहा गया, इनके अनुसार
समान संयोजकता वाले तत्वों को एक साथ रखा गया। जिनकी वैलेंसी 1 होगी उसको एक साथ रखा गया, जिनकी वैलेंसी 2 होगी उनको एक साथ रखा गया। 3 वाले वैलेंसी का एक साथ है और 4 वाले वैलेंसी का एक साथ है। वैलेंसी अधिकतम 4 हो सकती है, न्यूनतम 0 हो सकती है। 4 से ज्यादा किसी की वैलेंसी नहीं होती है और 0 से कम किसी की वैलेंसी नहीं होती है। 4 से अधिक नहीं, 0 से कम नहीं। एक साथ रखा गया। एक बंधन, द्विबंधन, त्रिबंधन आदि तत्वों को अलग वर्गों में विभाजित किया गया, क्लास बनाया गया कि 1 वाला इसमें रहेगा, 2 वाला इसमें रहेगा, 3 वाला इसमें रहेगा, 4 वाला नहीं है। 1 2 3 4, जिसका बैलेंसी 1 इस क्लास में, जिसका बैलेंसी 2 इस क्लास में, जिसका बैलेंसी 3 इस क्लास में, जिसका बैलेंसी 4, क्योंकि बैलेंसी 4 से ज्यादा होती नहीं है। किंतु इस प्रकार वर्गीकरण में निम्नलिखित दोष वर्गों के, इसमें भी क्या हो गया, संयोजकता बांट तो गया है लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम है आगे समझिए। बहुत से ऐसे तत्वों की संयोजकता परिवर्तनशील होती है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अपने वैलेंसी चेंज करते रहते हैं, तो उनको किस में रखा जाए। कुछ ऐसे तत्व है जिसका बैलेंसी 1 भी होता है, 2 भी होता है। कुछ ऐसे बैलेंसी होता है जिसका बैलेंसी 2 भी होता है और 3 में। तो समस्या हो गई कि इनको 1 में रखा गया जाए कि 2 में रखा जाए। इकाई की बैलेंसी अपना क्या करता है, बैलेंसी मतलब संयोजकता क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज करता है। देखिए उदाहरण के लिए कॉपर की संयोजकता क्या होती है, 1 और 2 होती है। आयरन की संयोजकता क्या होती है, 2 और 3 होती है। 3 की संयोजकता क्या होती है, 2 और 4 होती है। अतः इन तत्वों का वर्ग में स्थान अनिश्चित हो जाता है। मतलब कहाँ रखा जाए, 1 भी शो कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 3 भी कर रहा है, 2 कर रहा है, 4 कर रहा है बैलेंसी। तो इनको किस क्लास में रखा जाए, 1 वाले या 2 वाले या 3 वाले या 4 वाले। तो इस कारण से इनका थ्योरी फेल कर गया। कौन सा थ्योरी, संयोजकता वाला। एक ही संयोजकता वाले तत्वों का गुण एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। वैलेंसी 1 हो लेकिन गुण क्या होगा, अलग अलग। जबकि वैलेंसी 1 हो तो गुण क्या होना चाहिए, सेम सेम। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है लेकिन गुण क्या होता है, अलग अलग। जैसे सोडियम, सोडियम की वैलेंसी क्या होता है जी, लास्ट में 1 नहीं होता है, 2 8 1। क्लोरीन 17 होता है, 2 8 17। तो इसका भी वैलेंसी 1 होता है और इसका भी वैलेंसी, इसका वैलेंसी 7 होगा। कितना होगा बताया था ना, 4 से ज्यादा होगा तो 8 में से घटाएंगे तो उसका भी वैलेंसी 1। लेकिन एक वैलेंसी तो धातु है, एक वैलेंसी तो अधातु है, दोनों का वैलेंसी 1 है, गुण बदल जा रहा है। तब समस्या होगा कि रखे कैसे, नहीं यार समझ में। तो इन कारणों से क्या हो गया, जैसे सोडियम और क्लोरीन, देखिए दीजिए दोनों संयोजकता 1 होती है किंतु दोनों के गुण एक दूसरे से नितांत भिन्न होते हैं, बहुत अलग होते हैं, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत अलग। सोडियम एक प्रबल विद्युतात्मक धातु है। क्या है, जितने धातु होते हैं वो सब क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। जितने अधातु हैं सब विद्युत ऋणात्मक। जबकि क्लोरीन क्या होता है, विद्युत ऋणात्मक अधातु है। तो इन कारणों से इनका थ्योरी क्या हो गया जी, ये भी सफल नहीं हो पाया। यानी 2 को प्रयास किया गया बंटवारे का, दोनों प्रयास फेल कर गया। तीसरा नियम है जी, इसी में चलेगा। वाह, बहुत बढ़िया चैप्टर है, चैप्टर है, टॉपिक है, खूब ध्यान से समझना। अब एक साइंटिस्ट आया डोबेनर, यहाँ से फिलअप शुरू होता है तुम लोग का, यहाँ से सवाल आएगा एकदम, इस भी है, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। अधातु धातु फेल कर गया, संयोजकता वाला थ्योरी फेल कर गया। अब कौन सा थ्योरी आएगा जी, डोबेनर का त्रिक नियम। इसने नियम दिया है जिसको कहा जाता है त्रिक नियम। तो पूछेगा त्रिक नियम किसने दिया, तो डोबेनर ने दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जर्मन रसायन जॉन डोबेनर ने रासायनिक दृष्टिकोण से सदृश तत्वों को 3 समूह में वर्गीकृत किया। ये समूह त्रिक कहलाए। इन्होंने त्रिक के नियम की घोषणा की, जिसके अनुसार इसने एक नियम बनाया और उसको 3 को क्लास बनाया, 1 2 3, और उसने तत्वों को सजाया और कहा ये त्रिक नियम है। वो नियम क्या कहता है, ये कहा क्या कहता है, देखिए कहता है त्रिक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व दोनों तरफ किराने वाले शेष दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। सर ये तो समझ में नहीं आया।
तो हम समझाते हैं। इन्होंने त्रिक नियम बनाया और क्राइटेरिया बनाई, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि पहला और लास्ट वाला को जोड़ा जाए और उसको आधा किया जाए तो बीच वाले जो तत्व है ना उनके द्रव्यमान के बराबर आएगा। तो आपसे पूछेगा सबसे पहले का सवाल कि डोबेनर ने तत्वों को किस आधार पे सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। किसके आधार पर? और आज जो तत्वों को हम सजाए हैं, आज जो प्रेडिक्ट टेबल है, आवर्त सारणी है, उस तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है? परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पे? परमाणु संख्या। और आज जो तत्वों का आवर्त सारणी है वो सफल है। समझ में आ रहा है? वो क्या है जी? वो सफल है। इन्होंने डोबेनर ने जो तत्वों को सजाया वो किस आधार पे सजाया? किस आधार पे सजाया? परमाणु द्रव्यमान। पहले का त्रिक नियम किसने दिया? डोबेनर ने। या डोबेनर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम। उन्होंने परमाणु को किस आधार पे सजाया? द्रव्यमान। उन्होंने कहा देखिए त्रिक तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती मतलब होता है बीच वाला, मध्यवर्ती मतलब बीच वाला वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान यानी बीच वाला परमाणु तत्व, किनारे वाले शेष दोनों यानी इधर वाला और इधर वाला दोनों परमाणु द्रव्यमान के औसत होता है। अब देखिए यहाँ देखिए, इसे डोबेनर का त्रिक नियम भी कहते हैं। इसे उदाहरण देखिए, यहाँ है कैल्शियम 40 और ये 35.5। समझ में आ रहा है? परमाणु द्रव्यमान 7। यहाँ छुटा है का लिथियम का 7 बेस हो जाएगा। तो पहले ही अच्छा, लिथियम इसमें फिट नहीं बैठता था, ठीक है, लिथियम फिट नहीं बैठा कभी भी। 87.5 और 80 जोड़िए, इसको आधा कीजिए तो लगभग 40 के करीब आना चाहिए। तो ये भी कहाँ सही है जी? इसको और इसको कीजिए, लगभग बता रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 80 होगा तो 40 है 80, तो यहाँ 80 ना होना चाहिए जी। यहाँ देखिए, यहाँ बता रहा है कैल्शियम और 137 किसका है जी? कैल्शियम और बेरियम। बेरियम कहाँ है? यहाँ है। ओहो, ऐसे सजाया इसने। कैसे सजाया? ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का जोड़ा आधा किया, कितना आएगा? देखो 87.5। तो एस्ट्रोनशियम का द्रव्यमान 87.5। इधर देखिए, ये दूसरा वर्ग बनाया, इसको और इसको क्या किया? जोड़ा। कितना हो जाएगा? आधा कीजिएगा तो आएगा ना 23। हाँ 46 होगा, तो बीच वाला आ गया। और ये जोड़ा और फिर उसको आधा किए तो ये समझ आया? यानी तत्वों को उनके द्रव्यमान के हिसाब से सजाया और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़ के भाग देता है तो बीच वाले मध्यवर्ती तत्व के द्रव्यमान के बराबर आता है। समझ में आ रहा है? एस्ट्रोटियम का फॉर्मूला समझ में आ रहा है? तो इन्होंने दिया, और ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे दुनिया के जिन्होंने परमाणु तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाना शुरू किया। पहला साइंटिस्ट है। इससे पहले कोई धातु अधातु, कोई संयोजकता, कोई कुछ बांट रहा है ये। और इन्होंने एक नई दिशा दी कि जब इतना सही मतलब कुछ हद तक सही बनो तो एक रास्ता नजर आया कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान में सजाएंगे थोड़ा सा और चेंजेस करके, थोड़ा और बढ़िया ढंग से, तो हो सकता है कि हम लोग सफल हो जाएं सजाने में। तो त्रियक नियम की विशेषता देखिए, त्रियक नियम के तत्वों के गुण को क्रमबद्ध पाई जाती है और इनका जो तत्व इसमें है जो क्रमबद्ध तरीके से बदलते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उपयुक्त में तीनों क्रियाशील ये होते हैं, जैसे कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम और बेरियम। समझ में आ रहा है? उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक सिस्टमेटिक ढंग में आते हैं। समझ में आ रहा है? वही लिखा है त्रियक नियम के गुणों में क्रमबद्धता पाई जाती है। इनका जो गुण है उनमें एक क्या बोलते हैं सीक्वेंस पाया जाता है।
एक बोलते ना वो क्या बोलते हैं इसको, क्रमबद्ध तरीका, मतलब सीक्वेंस पाया जाता है, समानता पाई जाती है, थोड़ा बदला फिर थोड़ा सा चेंज फिर थोड़ा सा चेंज। ये तत्व के परमाणु द्रव्यमान, या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है। त्रिक नियम है उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके गुण के बीच क्या करता है, यानी परमाणु है उसका वजन और परमाणु है उसका गुण, उनके बीच में क्या स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। ईवी डोबेनर ने बताया त्रिक नियम के सहायता से। समझ में आ रहा है? किंतु त्रिक नियम को सबसे बड़ा दोष, इसके अंदर सभी तत्व नहीं आ पाए। उस वक्त जितने भी तत्व का खोज हुआ था उन सारे तत्वों पर ये त्रिक नियम लागू नहीं होता है। बस ये मात्र को 9 है, 3 3 6 3 9, इन्हीं 9 गो पर त्रिक नियम लागू होता था, बाकी पे नहीं लागू हुआ। आ रहा है समझ में? बाकी पे लागू तो समास नहीं हो पाता होता, किसी अन्य प्रकार से तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास जारी रहा। नहीं, अब बहुत सारा तत्व है, सिर्फ 9 गो को सही से सजा दे, बाकी लोग को छोड़ दे, सही है क्या? नहीं, तो फिर प्रयास खोज आगे चला। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, कल पढ़ाएंगे।